हेलो एवरीवन। आज जो फिजिक्स का टॉपिक है वो हम लोग का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में कहोगे तो कहोगे उसको क्या, विद्युत धारा। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि विद्युत धारा होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोस्टैट में या कहो कि विद्युत स्थैतिकी में कि जब चार्ज हमारा उस समय रेस्ट कंडीशन में रहता था, मतलब जो मेरा चार्ज पार्टिकल था वो रेस्ट में था, मतलब चार्ज में कोई मोशन नहीं था। यानी जब तक चार्ज में कोई मोशन नहीं है तब तक हम लोग कहते थे उसको कि ये इलेक्ट्रोस्टैट है। यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में रुके हुए, जब चार्ज रुका हुआ है तब उसकी क्या क्या उस पर प्रभाव या उसका क्या क्या इफेक्ट होता था। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि अब जो आपका चार्ज है उसमें मोशन आ जाए, मतलब चार्ज में कुछ वेलोसिटी, कुछ वेग आ जाए और चार्ज मूव करना शुरू कर दे। यानी कि कहोगे कि चार्ज में अगर मोशन है, यानी अगर हम विद्युत धारा को कहें तो मोशन इन चार्ज। ध्यान से समझना कि चार्ज में अगर मोशन आएगा तो हम लोग कहेंगे अब कि करंट मेरा फ्लो करना शुरू कर गया है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो ये होता क्या है, होता ये है, इसमें कॉन्सेप्ट जो इसका है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, कोई तुम्हारे पास चालक है। चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज मौजूद रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे चार्ज यहाँ पर मौजूद हैं, भरे हुए हैं, और ये सारे चार्ज जो हैं वो आपस में जहाँ तहाँ रैंडमली इस रूम टेम्परेचर पर मूव कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक यहीं से शुरू होता है कि जैसे मान लो कंडक्टर, चालक। चालक का मतलब क्या हुआ, चालक को हम लोग परिभाषित या डिफाइन ही करते हैं इस तरीके से कि चालक वो है जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन्स जो रूम टेम्परेचर पर भी मूव कर सकता है, उसी को हम लोग, वैसे पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं चालक। अचालक क्या होगा, यानी कि जो इंसुलेटर है वो क्या होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो मूव कर सके, तो उसे हम लोग कहते थे इंसुलेटर। तो कंडक्टर का कॉन्सेप्ट ही है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो चारों तरफ अपने मन से जिधर चाहे उधर मूव कर रहे हैं। सबका अपना अपना डायरेक्शन है। जब मूव करेंगे तो क्या होगा, वो आपस में मूव करेंगे, आपस में ही टकराएंगे। चालक जो कंडक्टर है इसके दीवार से टकराएंगे, आपस में उसका कॉलिजन होता रहेगा। रिजल्ट क्या हुआ कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन उसे नहीं मिला। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके रूम में मान लो कि ढेर सारी मक्खियां हैं, तो मक्खियों को देखो उड़ते हुए, तो वो जिग जैग जिधर मन जिधर मुड़ते घूमते रहती है। वो कोई फिक्स डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जहाँ तहाँ घूम रहे हैं और उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मोशन तो है, करंट में मोशन तो है, वेलोसिटी तो है, बट वो कोई रिजल्ट हमें नहीं दे पा रहा है। मतलब वो कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा है, वो आपस में ही लड़ झगड़ के वहीं पर रुकता जा रहा है, चल रहा है, जो जैसे मन से चल रहा है। अब क्या करो, इसको जोड़ दो किसी बैटरी से। अब इस कंडक्टर को हम जोड़ दें किसी बैटरी से। अब क्या होगा, अब जब कंडक्टर को बैटरी से जोड़ोगे तो कंडक्टर के पास अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करोगे तो इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई हुआ तो हम जानते थे वहाँ पे फॉर्मूला था फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगा तो चार्ज पर फोर्स भी लगेगा, क्योंकि चार्ज का वैल्यू यहाँ पर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज पर जब फील्ड अप्लाई किए हमने तो क्या हुआ, उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगना शुरू हो गया। अब जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, इस ओर सब मूव करना शुरू कर जाएगा। ध्यान से समझना, ये उल्टा डायरेक्शन होगा। क्यों डायरेक्शन उल्टा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। तो ये फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। अब ध्यान से समझना, ये मोशन जो आया इलेक्ट्रॉन में, ये कहलाया आपका इलेक्ट्रिक करंट। कि जब हमने चार्ज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दिया तो उस मूवमेंट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये आपको करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए इतने देर में।
कि जब हम किसी कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर फोर्स लगेगा और चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। जो चार्ज का मूवमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और भी है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर था, चार्ज जो मूव किया उसका डायरेक्शन यानी चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। अब होगा क्वेश्चन कि करंट किधर मूव करेगा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो ध्यान से समझो, चार्ज मतलब यहाँ पर ऐसे समझो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो करंट जो होगा वो मूव करेगा जस्ट उल्टा। ये माना जाता है कि अगर करंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो होगा करंट का वो होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव किया उसी डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा कुछ कहीं कोई मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हम लोग पढ़ने के लिए ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो चूंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव है तो उसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो हम लोग कहेंगे करंट हमारा अब मूव करना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैट में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला अंतर यही है कि इलेक्ट्रोस्टैट में आपका चार्ज हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहता था, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका चार्ज हमेशा मूव करता रहेगा। दूसरा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो आ जाएगा कि करंट का एसआई यूनिट क्या है। ध्यान समझना, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो तो उसका एसआई यूनिट तुरंत खोज लो। एसआई यूनिट से आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, ध्यान से समझना। जिस प्रकार से हम लोग लेते थे कि मास लेते थे ना, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट था। क्लास 11th के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो करंट का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स में आता है। तो करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। इसे हम लोग दिखाएंगे ए से, इसे हम लोग दिखाएंगे ए से। अगर बात करें इसके डायमेंशन की कि डायमेंशन क्या होगा, तो चूंकि ये फंडामेंटल यूनिट है इसका डायमेंशन ए ही लिखाएगा। डायमेंशन जो होगा वो लिखाएगा ए। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है हमेशा करंट के मामले में कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल ए में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ये किस प्रकार का क्वांटिटी है। दो प्रकार का क्वांटिटी हम लोग फिजिक्स में 11th में पढ़े थे, या तो क्वांटिटी स्केलर होगी या तो क्वांटिटी वेक्टर होगी। तो करंट के मामले में देखो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। करंट का मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वैल्यू तो होगा ही करंट का, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो वैल्यू तो है यानी मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन भी देखो इसके पास है, क्योंकि हमने बता दिया कि डायरेक्शन देखो करंट का आपको हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी करंट के पास दोनों चीज़ है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या ही होगा, ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम वेक्टर कहेंगे, तो उस पर ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, याद करो थोड़ा सा 11th का फिजिक्स। मान लो कि कोई फोर्स, हम बात कर रहे हैं फोर्स की, एक फोर्स है 3 न्यूटन का, किसी वस्तु पर एक फोर्स लगा 3 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और इसी वस्तु पर एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का ऊपर की ओर वर्टिकली उस डायरेक्शन में। तो हम पूछते थे कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब उस वस्तु पर टोटल फोर्स कितना लगा, उस वस्तु पर टोटल फोर्स कितना लगा, ध्यान से समझो। तो हम लोग निकालते थे इसका रिजल्टेंट, जो निकलता था मेरा 5 न्यूटन, यानी कि फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 का जो रिजल्टेंट था, वो रिजल्टेंट फोर्स वो निकलता था 5 न्यूटन। कैसे निकलता था, उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अंडर रूट, ये एक फॉर्मूला था उसका। तो उस नियम पर बिठा के हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे। अब बात करें इसी कॉन्सेप्ट को कि अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर के एडिशन के नियमों को मानेगा। तो करंट का फॉर्मूला, मान लो कि कोई एक पॉइंट है,
इस पॉइंट पर मान लो कि 3 एम्पियर का करंट है, इस पॉइंट पर 4 एम्पियर का करंट है और ये इस पॉइंट से करंट बाहर की ओर जा रहा है। ध्यान से समझना कि 3 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट है, इधर मेरा जो है कितना करंट जाएगा, तो हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा सिंपली 7 एम्पियर। यानी कि ये सिंपली जुट रहा है, ये वेक्टर के एडिशन का नियम का पालन नहीं करता है, ये वेक्टर के एडिशन का नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे करंट के स्पेसिफिकेशन में ये लिखेंगे हम लोग, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो हम लोग पढ़ते थे सदिश राशि और अदिश राशि, तो ये कहेंगे हम लोग ये एक अदिश राशि है। तो ये हमारा हुआ करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट कि करंट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या है, करंट का डायमेंशन क्या है और करंट किस टाइप की क्वांटिटी है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे करंट इन कंडक्टर, चालक में विद्युत धारा। ध्यान से समझो कि मान लो कि कोई एक चालक है, इस कॉन्सेप्ट को केवल समझना है। आपको कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये से डाल देता है कि चालक में मान लो कि करंट क्या होगा। जैसे मान लो इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, समझो इस ये प्योर कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसे केवल समझना है, ध्यान से समझते जाना होता क्या है कि मान लो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसा हमने बताया आपको पहले भी कि इसके सबके डायरेक्शन अपने हिसाब से जैसे तैसे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। हम क्या किए, इसमें एक बैटरी जोड़ दिए। जैसे बैटरी जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, जैसे बैटरी जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा क्या होगा, हर एक चार्ज पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पहला कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है कि जब फोर्स लगेगा तो सभी चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब देखो होगा क्या, इसको समझना। जैसे कि सब जो फोर्स लगा वो लगा इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी इधर की ओर मूव करेगा, यहाँ पे जो होगा वो भी इधर की ओर मूव करेगा, यहाँ वाला भी इधर मूव करेगा, यहाँ वाला जो होगा वो भी तो इधर मूव करेगा। तो इससे क्या हुआ कि जैसे अब तो हो गया भीड़ चल रहा है, तो जो ये चलेगा मान लो इसके आगे ये वाला है, तो ये जो है इससे टकराएगा। ये समझना इस चीज को कि ये जो चला ये इससे टकराया, वैसे ही ये चलेगा तो ये इससे टकराएगा। तो आपस में बहुत सारा कॉलिजन, टक्कर होना शुरू होता है। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन सभी एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया और हर क्रॉस सेक्शन में, मान लो कि हम इस क्रॉस सेक्शन पे बात करें, इस एरिया में बात करें और यहाँ पर एरिया में बात करें, यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी मूव कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो टकराएंगे। मतलब समझ लो एक ही रोड में सभी गाड़ियाँ एक ही साइड जा रही है, तो जो आगे होगा पीछे वाला ऑब्वियसली उसी रफ्तार से चलता रहेगा, तो टक्कर तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा कर रखना। जैसे कहता है अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है एवरेज वेलोसिटी, कि एक इलेक्ट्रॉन, जो जितने इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर जो एवरेज वेलोसिटी आया, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा, जो औसत वेग आएगा, जो औसत वेग उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, उस औसत वेग को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवाह वेग। इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग दिखाएंगे v d से, वेलोसिटी d से। अब वेलोसिटी, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, ध्यान से समझते जाओ। इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो फोर्स लगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फार्मूला हम लोग जानते थे फार्मूला। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक में, तो इलेक्ट्रिक में फोर्स का फार्मूला क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तो इलेक्ट्रॉन पर ही लगने वाला फोर्स है, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा आपका, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू ई इंटू ई। एक्सीलरेशन कितना निकल गया, ई इंटू ई डिवाइडेड बाय एम। ये क्या निकल गया आपका एक्सीलरेशन, डायरेक्शन उल्टा लेते रहना, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब हम आते हैं फार्मूला पर फिर से 11th का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम। टाइम पे ध्यान दो, यहाँ पे टाइम को हम लोग लिखते हैं टॉ से, टॉ, इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम कौन सा है, ध्यान समझो। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन अपने मन से जहां मन तहां रैंडमली मूव कर रहे थे, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब हमने एक बैटरी अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अब फिर सब लोग मूव करना एक डायरेक्शन में शुरू कर दिया। तो जितना टाइम लगा उसको रिलैक्स होने में, मतलब उसको एवरेज वेलोसिटी प्राप्त करने में जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो हम फार्मूला का यूज करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, तो क्या मेरा आ जाएगा, v जो मेरा है वो क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी फाइनली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए इंटू टॉ। इसी इनिशियली कितना वेलोसिटी था, इनिशियली तो कोई वेलोसिटी था ही नहीं, जब हम फोर्स लगाए ही नहीं तब तक तो कोई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास था नहीं, तो ये कितना u हो जाएगा मेरा 0 और a इंटू टॉ, तो यानी वी डी इक्वल टू कितना हो गया, a का फॉर्मूला भी आप निकाल लो, ई इंटू टॉ बाय एम, ये कहलाता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। दूसरा जो है आपको इसमें आएगा अगला कॉन्सेप्ट इसका करंट डेंसिटी का, कि करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी इसको दिखाते हैं हम लोग J से। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, करंट डेंसिटी होता क्या है। करंट डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कि मान लो ये जो मेरा कंडक्टर है इसका ये कॉर्नर काट लो, ये कॉर्नर यानी ये एरिया काट लिए, इसका मान लो एरिया A है, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि कितना करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो कितना करंट यहां से मूव किया, यानी J इक्वल टू कहलाता है I डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि करंट टोटल कितना करंट पास किया डिवाइडेड बाय एरिया, ये कहलाया आपका करंट डेंसिटी। ध्यान से समझ लो, करंट डेंसिटी क्या होगा, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसे होगा अभी तुरंत बताते हैं इसको। अब हम पहले J का कुछ डिफिनेशन जान लें कि यूनिट अगर निकालना हो J का, यूनिट ऑफ J क्या होगा, SI यूनिट। आपको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो करंट का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला था एम्पियर और डिवाइडेड बाय क्या है, एरिया, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट कितना हो गया इसका, एम्पियर मीटर पर -2, ये हो गया आपका SI यूनिट ऑफ J। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखना है हमेशा कि यूनिट कितना होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करो कि डायमेंशन कितना आएगा इसका, तो डायमेंशन लिखेंगे हम लोग, करंट का डायमेंशन क्या होगा A, और एरिया का डायमेंशन क्या होगा, मीटर का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, ऊपर ले जाओ तो AL-2, ये हो गया आपका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ हमने क्या निकाल दिए, करंट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ओम का नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है करंट में, ओम्स लॉ। यहाँ पे हम लोग समझेंगे ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई ओमिक कंडक्टर है, ध्यान से समझना, कंडक्टर, यहाँ हर एक प्रकार के कंडक्टर में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। ओम्स लॉ स्पेसिफिक कंडक्टर में ही अप्लाई होता है, बट वो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। बट ओम्स लॉ का जो नियम है वो सीधा सा नियम है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वायर में, किसी तार में अगर हम बैटरी से जोड़ दिए, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैटरी से जोड़ दिए, मान लो कोई तार है और इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, E वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म डिफाइन होंगे जिसको केवल समझना है आपको। अगर करंट यहाँ पे मूव किया I, तो जो भी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के। ये कॉन्सेप्ट है ओम्स का, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग V इक्वल टू I इंटू R, जहाँ पे R जो है वो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग नाम देंगे आगे जाके अब रेसिस्टेंस का। अब यहाँ से पहले इस नियम को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझो, अब हो क्या रहा है। 2-3 टर्म आपको दिमाग में बिठाना है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ये क्या होता है, रेसिस्टेंस ये क्या होता है, और करंट क्या है, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो पहले इसको समझो अच्छा से, विभवांतर या पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो कि ये एक वायर है, समझो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है,
अब कंडक्टर है मतलब चालक है, तो चालक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पहला चीज समझो, कंडक्टर किसको कहेंगे? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो एकदम बंधे हुए रहेंगे या खुले रहेंगे। देखो एक ये कंडीशन है, ऐसे है, और दूसरा जो कंडीशन है वो ऐसे है, एकदम बाइंडेड है लगातार, ये लगातार बाइंडेड है। अब समझो दोनों में अंतर कहाँ पर आ रहा है? इसमें ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने का जगह है, यहाँ पे क्या जगह है? नहीं है। यही अंतर है कंडक्टर और इंसुलेटर में। इसको हम लोग कहेंगे चालक, इसको कहेंगे कुचालक। क्या अंतर रहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको मूव करने का जगह है और कुचालक में जगह नहीं है। तो रेसिस्टेंस भी डिफाइन यहीं से हुआ। अब इसके लिए तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चल ही नहीं सकता है। इसमें बात करते हैं। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो क्या क्या हो सकता है? आपस में टकराएगा, इसके दीवालों से टकराएगा, और जैसे तुम चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तुमको एकदम प्लेन रोड मिल रहा है जिसपे कोई आगे में नहीं है, गाड़ी एकदम खाली है, तुम साइकिल लेके बहुत तेजी से चले जा रहे हो। लेकिन मान लो कि बीच बीच में कहीं पे गड्ढा हो, कहीं पे दीवार हो, तो क्या होगा? तुम रुकोगे हर जगह, तुम्हारा स्पीड घटेगा। यही चीज होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है कि जब चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसको रोकने वाला वहां पे क्या क्या है। तो अगर मान लो कि इस दोनों के बीच में गैप कम रहे, या दीवार जो है तुम्हारा वो तुमको हमेशा टकराते रहे तुमसे, तो क्या होगा? तुम्हारा स्पीड घटेगा। ये हो गया रेसिस्टेंस। इसी को कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोके, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोके, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। यानी चालक में रेसिस्टेंस क्या है? जो सिंपल लैंग्वेज में कहो तो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, करंट को रोकेगा। और करंट को जब रोकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी करंट आगे बढ़ी, क्यों बढ़ी? अगला टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? हम क्या बोले तुमको, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ो, बैटरी में दो प्लेट होता है। जैसे तुम घर में बैटरी यूज करोगे, पेंसिल बैटरी, तो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? ये होता है कि दो प्लेट है इसके पास, एक प्लेट चार्ज है, एक प्लेट जो है वो चार्ज है। तुम देखते हो ना उसमें लिखा रहता है प्लस और माइनस। तो प्लस वाले को, इसको बड़ा वाला जो लाइन खींच रहे हैं इसको कहते हैं प्लस प्लेट, इसको छोटा वाला को कहते हैं माइनस प्लेट। तो प्लस प्लेट पर इतना चार्ज दे दिया गया है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे तो हम बताए थे तुमको कि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है कि एक चार्ज जब रुका रहता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और उसका पोटेंशियल भी निकलता है। तो ये पोटेंशियल है, ये इसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, और जो छोटा वाला नेगेटिव पार्ट है इस पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ध्यान से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ये हमेशा तुमको काम देगा पूरे इलेक्ट्रिक करंट में। कि बैटरी में दो प्लेट है, मान लो 1.5 वोल्ट का बैटरी है, तो 1.5 वोल्ट का मतलब हुआ कि बड़ा वाला प्लेट पर 1.5 वोल्ट है, छोटा वाला प्लेट पर 0 वोल्ट है। अब हम क्या किए, बैटरी को एक वायर से जोड़ दिए, जैसा तुम जोड़ते हो, बैटरी को हम एक वायर से जोड़ दिए। जब बैटरी को वायर से जोड़े तो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डायरेक्शन मिल गया मूव करने का, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किया इधर। ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज मूव करना कहाँ शुरू किया? पॉजिटिव प्लेट पर। नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? पॉजिटिव प्लेट पर। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे आएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पॉजिटिविटी उसकी खत्म होगी। पॉजिटिव प्लेट मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये 1.5 वोल्ट खत्म होकर इस पर और इस पर बराबर बराबर चार्ज मौजूद हो जाएगा, इस पर और इस पर बराबर बराबर चार्ज मौजूद हो जाएगा, और हम लोग कहेंगे मेरा बैटरी खत्म हो गया, 0 वोल्ट का हो गया। 0 वोल्ट मतलब ये मतलब ना कि ये 0 हो गया, 1.5 जो था वो बट गया दोनों पर बराबर बराबर। दोनों पर क्या बट गया? बराबर। यानी पोटेंशियल जो है वो आ गया 0.75, 0.75 पोटेंशियल बराबर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हम लोग यहाँ बात करते हैं विभवांतर, विभव का अंतर।
तो दोनों का अब अंतर कितना होगा, 0.75 माइनस 0.75 इक्वल टू क्या आ गया, 0 वोल्ट। अब विभव का अंतर क्या है, 0 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही, किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ही वो कारण है जो वायर में फोर्स प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है। तो हम लोग कहते हैं कि करंट आ गया। यानी कि ये नियम कहा, क्या कहा आपको, कि विभव का जो अंतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। क्यों नहीं होगा, जब विभव में अंतर रहेगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से ये नियम निकाले V प्रोपोर्शनल टू R, जिसको हम लोग कहें V इक्वल टू IR। यहाँ पे एक नया कौन आपके पास टर्म आ गया, रेसिस्टेंस R। तो पहले रेसिस्टेंस R का हम लोग निकालेंगे SI यूनिट, कि SI यूनिट ऑफ R क्या होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ओम। चूंकि ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसका नियम को दिया, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ओम। इसको दिखाते हैं हम लोग इस तरह से ओमेगा से। दूसरा निकालेंगे इसका हम लोग डायमेंशन, कि डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से समझो, डायमेंशन ऑफ R क्या होगा। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, V बटे I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बटे I। अब V का डायमेंशन लिखो, फॉर्मूला क्या लिखोगे, एनर्जी, ध्यान से देखो, वोल्ट का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, तो एनर्जी अब बटे चार्ज, ये हो गया वोल्ट का फॉर्मूला। और मल्टीप्लाई में क्या है, करंट, ये हो गया। अब सबका डायमेंशन बैठाओ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mL2T-2। चार्ज को क्या कहोगे, चार्ज इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू Q बटे T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T, यानी कि I के लिए एम्पियर और टाइम के लिए T लिख दिए। ये हो गया चार्ज का डायमेंशन। और फिर करंट, फिर हो गया A। अब सबको एक साथ ले जाओ ऊपर, तो M, L में कोई चेंज नहीं, T में -3 हो जाएगा, A में -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ध्यान से समझ लो, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। वैसे ही अब इसको आगे ले चलो, इसी फॉर्मूला को, कि ये हमने रेसिस्टेंस को डिफाइन कर लिया, रेसिस्टेंस का डायमेंशन ले लिया। कभी कभी क्वेश्चन तुमको ग्राफ से भी आते हैं, तो अगर मान लो कि ग्राफ खींचा जाए, करंट इस डायरेक्शन में है और वोल्ट इस डायरेक्शन में है, तो इसका ग्राफ आएगा आपको एक स्ट्रेट लाइन। ध्यान से समझना, ये आएगा आपको स्ट्रेट लाइन। यही ग्राफ बनेगा आपका ओम्स के नियम को मानने वाला। और जब ओम्स के नियम को नहीं मानेगा तब आपका ग्राफ कर्व बनेगा। अगर I और V का आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 4 ठो ग्राफ दे देगा। अब बोलेगा बताओ इसमें ओम्स का नियम कौन मान रहा है। ध्यान से समझना कि जिस ग्राफ में I और V का स्ट्रेट लाइन बन जाए, स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन बन जाए, वही ग्राफ कहलाएगा ओम्स नियम को मान रहे हैं। सीधी लाइन का मतलब ये नहीं समझ लेना, जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया I और V, ऐसे बना दिया। ध्यान से समझो, इसमें क्या हुआ, इस ग्राफ को पढ़ना भी सीखो धीरे धीरे, बहुत मज़ा आता है ग्राफ को पढ़ने में। जैसे ये ग्राफ है, इसमें क्या है, ध्यान समझो, इस पोजीशन पर बात करें, इस पोजीशन पे वोल्ट का वैल्यू है कुछ, मान लो ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट है। जब I का वैल्यू कितना था यहाँ पर, 0। यहाँ मान लो ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर पर वोल्ट का वैल्यू कितना आया, फिर से 5 वोल्ट। तो क्या दिख रहा है, I का वैल्यू 0, तो वोल्ट का वैल्यू 5 वोल्ट, I का वैल्यू 1 एम्पियर, वोल्ट का वैल्यू 5 वोल्ट। देखो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ I तो बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है आपका, V तो 5 वोल्ट के 5 वोल्ट पे कांस्टेंट है। वैसे ही अगर मान लो ये ग्राफ रहता, ये I है, ये V है, और ये मान लो कि ये 3 एम्पियर है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जब मेजर करेंगे तो वोल्ट का वैल्यू कितना है, 0, करंट कितना है, 3 एम्पियर। फिर यहाँ पे आ गए हम, मान लो ये 2 वोल्ट है, तो वोल्ट का वैल्यू 2 वोल्ट, करंट का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर। देखो इसमें वोल्ट बढ़ रहा है बट करंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यानी कि ओम्स लॉ कहता है जब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखो, मान लो ये 1 एम्पियर है, ये मान लो 1 वोल्ट है, यहाँ मिलाएं तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जब 1 एम्पियर था तो ये भी 1 वोल्ट था,
वैसे ही आगे बढ़े, ये मान लो 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 वोल्ट। जैसे जैसे करंट का वैल्यू चेंज कर रहा है वैसे वैसे वोल्ट का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। इस तीनों केस में आपको वो रिलेशन नहीं मिलता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ ओम्स लॉ को कौन फॉलो कर रहा है। आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाना चाहिए कि जब ग्राफ इस तरीके से रहे कि I भी बढ़े V भी बढ़े तो ये लाइन मेरा सीधा जाता रहे। तो एक ग्राफ पर क्वेश्चन रहेगा आपको, तो ये बना देना। उसके बाद आते हैं आगे हम लोग R को लेके अब आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेसिस्टेंस पर ही, कि जो रेसिस्टेंस हमने प्रतिरोध को पढ़ा, रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करेगा। रेसिस्टेंस जो होगा किसी धातु का वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो इसमें बोलता है पहला कि रेसिस्टेंस जो होता है उस कंडक्टर के लेंथ पर निर्भर करता है, यानी कंडक्टर की जितनी लंबाई होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। समझो इस बात तो सही बोल रहा है। मान लो कि चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, इतना दूर पहुँचना है तो इतने जगह उसको रोका जाएगा कहीं ना कहीं, और मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचना रहता है तो कम दूरी तय करनी पड़ रही है, कम रोका जाएगा। तो जितना ज़्यादा लंबाई होगा आपके तार का, आपके वायर का, उतना ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस आएगा। दूसरा निर्भर किस पर करेगा, रेसिस्टेंस उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, एरिया का व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया देखो ध्यान से, ये जो एरिया निकला ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो समझो कि इस पर क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसको हडल मिलेगा, और जितना पतला वायर होगा उसको उतना कम रोका जाएगा। तो ये कहता है कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा जो होता है R जो है वो डिपेंड करेगा मटेरियल पर, कि मटेरियल कैसा है, किस प्रकार का है, लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, किस चीज़ का तार है, यानी मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। और लास्ट जो है वो है R जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, यानी तापमान पर भी डिपेंड करेगा। ये पहले तो याद रखना आपको कि 4 चीज़ों पर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, एरिया पर, उसके मटेरियल के क्वालिटी पर, और चौथा टेम्परेचर पर। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो चारों चीज़ों पर ये निर्भर करेगा। तो आते हैं इसको अगर मिला ले तो R प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, और मटेरियल के क्वालिटी को लेके चले तो ये कहलाता है रो L/A। रो क्या है, दैट इज नॉन एज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब क्या हुआ कि उस मटेरियल में रोकने की जो क्षमता है या रोकने का जो गुण है उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। कि किसी चालक में करेंट को रोकने की जो गुण या प्रवृत्ति या जो क्षमता होगी उसको हम लोग मेजर करेंगे रेसिस्टिविटी से। जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा वो उतना ही खराब चालक होगा, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा उसका चालकता ज़्यादा होगा। मतलब जैसे मान लो तुमको दिया हुआ रहे कि रो इक्वल टू 1 × 5 × 10⁻10, रो इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 0 × 10⁻⁹, रो दिया हुआ है 3 × 10⁻�6, और रो इक्वल टू दिया हुआ है 4 × 10⁻2। अब बोलेगा बताओ 4 तरह के पदार्थ है, 4 तरह के चालक हैं, इसमें अच्छा चालक कौन होगा, सबसे अच्छा चालक कौन होगा, यानी कि इतना में बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा। तो आपको रेसिस्टिविटी देखो, जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम वो सबसे अच्छा, मतलब रेसिस्टिविटी क्या था कि रोकने का गुण, तो जिसमें रोकने की गुण ही सबसे कम होगी वो सबसे अच्छा करंट को पास करने देगा। जिसमें रोकने का गुण सबसे ज़्यादा होगा वो करंट को पास होने देगा, नहीं देगा। तो जैसे इसको देखो 10⁻⁹, तो ये क्या होगा, बेस्ट, यानी हमको रैंकिंग करना रहे ये 1 नंबर कंडक्टर। उसके बाद कौन सा होगा, ये देखो ये हो जाएगा 2 नंबर कंडक्टर, ये हो जाएगा 3 नंबर कंडक्टर, और ये हो जाएगा 4 नंबर कंडक्टर। यानी कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हुआ, जिसकी रेसिस्टिविटी कम हुई। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है रो पर, एल पर और ए पर। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया रेसिस्टेंस का।
अब आपको फिर से देखो नया क्वांटिटी आया मेरे पास, कौन सा, रो। तो रो का पहले आपको निकालना चाहिए यूनिट। यूनिट ऑफ रो क्या होगा, ये पूछेगा फिर आपको ऑब्जेक्टिव में, तो निकालना सीखो। रो का इक्वल टू क्या लिखोगे, R इंटू ए बटे एल। इस फार्मूला से हम रो का फार्मूला निकालें, तो यहाँ से फार्मूला मिल गया हमको रो का रेसिस्टेंस इंटू एरिया बटे लेंथ। अब बैठा लो, रेसिस्टेंस का क्या था, ओम था। रेसिस्टेंस का क्या था, ओम। एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होगा, मीटर, 1 मीटर कटेगा तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। यानी कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर। ये निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन भी निकालो, क्योंकि ये सब तो तुमको ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही मिलेगा। डायमेंशन ऑफ रो क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ रो क्या लिखोगे, रेसिस्टेंस इंटू एरिया बटे लेंथ था। अभी जस्ट हमने रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकाला था, अभी तुरंत हमने रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकाला, क्या था, ML2T - 3A-2। ये था हमारा रेसिस्टेंस का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर अब बटे लेंथ L, एक L कटेगा, यानी अब क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ रो जो आएगा क्या आ जाएगा आपका, ML3T - 3A-2। ये हो गया आपका डायमेंशन। याद वाद मत करना इस सब चीज़ को, ये सब याद नहीं किया जाता, ये बनाना सीखो कि डायमेंशन निकालने बोले तुरंत निकाल लो खुद से। रटोगे तो कितना रटोगे, रटते रटते पागल हो जाओगे। तो यहाँ से मेरा बन गया कॉन्सेप्ट क्या, कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, और उस मटेरियल के टाइप पर, कि किस टाइप का वो मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड रो। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं या जो इतना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर। पहला क्वेश्चन में देखोगे कि रेसिस्टेंस आपको एक वायर का दिया हुआ है 4.5 ओम, और लेंथ मान लो, एरिया मान लो, रेसिस्टिविटी मान लो। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको दो अलग अलग वायर के विषय में बात करने बोलता है। एक का आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, मान लो कि इसका लेंथ जो भी हो, जो सेकेंड वाला है इसका लेंथ पहले वाले लेंथ का जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है, और इसका जो एरिया है वो पहले वाले का दुगना है, और दोनों चूंकि सेम मटेरियल है तो तुम्हारा रेसिस्टिविटी जो होगा वो दोनों में सेम होगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 अगर बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, रो L1 बटे A1 डिवाइडेड बाय रो L2 बटे A2। रो कैंसिल हो जाएगा तो L1 बटे L2 और A2 बटे A1। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू बैठना शुरू करो। तो L1 का वैल्यू L1 में छोड़ दो, L2 जो है वो कितना था, 3L1 था, और A2 का वैल्यू जो था वो 2A1 था। तो 2A1 कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया आपका 2/3। तो R1 बाय R2 का जो वैल्यू है वो है 2/3। सो R2 कितना हो जाएगा, 3R1/2। आप वैल्यू बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या किया है कि आपको, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि वायर अलग था, वायर अलग था, दोनों वायर पर बात किया था। अब की वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ही वायर है कॉपर का जिसका डायमीटर दिया हुआ है, और उसको हमने खींचा, प्रेशर डाल के उसको हमने खींच के उसके डायमीटर को हमने आधा कर दिया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो बात कर रहा है कि डायमीटर को हमने आधा कर दिया खींच के, तो ये अलग वायर नहीं थी, इसको अलग तरीके से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो इस पे दिमाग लगाओ कि कोई एक वायर है, मान लो ये मान लो L लेंथ का है, इसका एरिया A है, इसको हमने खींच के लंबा कर दिया, मतलब क्या हुआ, ये अब पतला हो जाएगा, नहीं होगा। अगर खींचेंगे, अगर लंबाई को मान लो हम बढ़ा दिए तो एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। लेकिन क्या होगा ऐसा जो कुछ इसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो होगा इसका वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम V1 बराबर वॉल्यूम V2 रहेगा, चाहे आप उसी वायर को कितना भी लंबा करो, छोटा करो, मोटा करो, लेकिन उसका वॉल्यूम बराबर रहेगा। इट मीन्स क्या हो गया कि A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2 होगा। अब आपको इस रिलेशन को बढ़िया से बैठा लेना, A1 बाय A2 इक्वल टू क्या हो गया, L2 बाय L1, इतना आ गया। अब
क्या आपको क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन दिया था कि डायमीटर पर फर्क पड़ेगा। डायमीटर मतलब क्या हुआ? रेडियस पर फर्क पड़ेगा। रेडियस का रिलेशन किससे होगा? ऑब्वियसली एरिया से होगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है? सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे कि A1/A2 को हम लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर बाय पाई R2 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? R1/R2 का स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर पे लाओ, तो D1/D2 का स्क्वायर। कैसे कर दिए हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायमीटर बन गया। अब क्या बोला कि जब खींचे थे तो डायमीटर कितना हो गया था? 50% घट गया। मतलब नया वाला जो डायमीटर है वो पहले वाले डायमीटर्स का आधा है, यानी D1 जो है, D2 जो है वो D1 का आधा है, यानी कि D1/D1 इंटू 2 ये आएगा, कट गया। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 4। ये तुमको एक रिलेशन यहाँ पर मिल गया कि A1/A2 इक्वल टू L2/L1 और इक्वल टू ये आ गया आपका 4। ये हमने ले आया। अब हमको क्या करना है? दोनों जो अभी जस्ट हमने बनाया था कि R1/R2 इक्वल टू क्या आया था? ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1, ये हमने लाया था रिलेशन। अब इस पर बिठाना शुरू करो। दोनों मटेरियल सेम, इसलिए रो सेम रहेगा, कैंसिल हो गया। L1/L2 का वैल्यू, L2/L1 कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। और A2/A1 फिर उल्टा करो, 1/4 कितना आ गया? 1/16। सो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16R1। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये अंतर था कि क्वेश्चन नंबर 1 2 अलग वायर की बात कर रहा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 एक ही वायर को खींच रहा था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखो, इसमें भी लिखता है कि कॉपर वायर है, इसको स्ट्रेच किया गया इस तरीके से कि इसकी लंबाई 0.1% बढ़ गई। इस क्वेश्चन में क्या था? डायमीटर चेंज कर गया था। अब की क्या बोल रहा है? लंबाई बढ़ गई। यानी यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना कि नया जो लंबाई होगा वो पहले वाले लंबाई का 0.1% होगा, यही ना होगा। इसको इतना खींचा गया कि ये 0.1% इंक्रीज कर गया, यानी कितना हो जाएगा? ये L1 + L1 इंटू 1/100 ये हो जाएगा। परसेंटेज हटा दिए तो ये हो गया 1000 1 L1/1000, यानी कि 1.001 L1। ये निकल गया किसका वैल्यू? L2 का वैल्यू। अब देखो इसी रिलेशन पे बैठाना शुरू करते हैं हम आगे। जो यहाँ तक हमने लाया था इसी को सॉल्व कर दो। अब फिर से हम बात करेंगे A1/A2 इक्वल टू L2/A1, यानी A1/A2 इक्वल टू L2/L1। L2 का वैल्यू कितना आया? 1.001 L1/L1, कट गया 1.001, आ गया तुम्हारा फिर से रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे फिर? R1/R2 इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू एरिया 2/एरिया 1। सेम मटेरियल, रो कैंसिल आउट। अब L1/L2 का वैल्यू उल्टा कर दो तो 1.1.001। A2/A1 का वैल्यू, A2/A1 फिर उल्टा हो जाएगा 1.001, ये आ गया। R का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, ये तुमको मिलेगा 1.002, यानी कि R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.002 R1। आपको क्या निकालने बोझा रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस? कितना रेसिस्टेंस में चेंज आया? तो चेंज कितना आया? R2 - R1। बाद में जितना था और पहले कितना था, दोनों घटा दिए। और परसेंट में बात करने बोलता है तो बटे R1। परसेंट करोगे कैसे? 100 हो गया परसेंट। और R2 का वैल्यू कितना है? 1.002 R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 0.002 R1/R1 गुना 100, R1 कैंसिल, यानी 0.2% आंसर। तो क्या हो गया? 0.2%। ये स्टार्ट का पहला क्लास था करेंट का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और क्वेश्चंस देखेंगे, पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। चैनल को देखते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे।
थैंक यू।